कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स। तो आप सपोज करें मेरे पास दो कंडक्टर्स हैं, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है Q1, इसके आउटर सरफेस पे चार्ज है Q2, ठीक है। तो आप देखें इस कंडक्टर के हम अंदर दो पॉइंट्स लें ए और बी, तो वहां पोटेंशियल सेम होगा। इसके अंदर दो पॉइंट्स लें तो वहां पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। बट ये और ये पोटेंशियल सेम नहीं होगा क्योंकि ये दोनों डिफरेंट कंडक्टर्स हैं ऑब्वियसली। तो ए और बी का पोटेंशियल सेम होगा, सी और डी का सेम होगा, बट बी और डी का सेम नहीं होगा बिकॉज दे आर डिफरेंट कंडक्टर्स। अब हमने क्या किया, इन दोनों कंडक्टर्स को ज्वाइन कर दिया एक कंडक्टिंग वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से, थिन वायर से इसको ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा यही आप बताएं। तो आप देखें इस पे जो चार्ज है, पहले तो आप देखें क्या अभी भी वो Q1 ही रहेगा, पहले Q1 था, अभी भी क्या Q1 ही रहेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया है, तो हो सकता है इससे कुछ चार्ज फ्लो के इसमें चला गया हो, या फिर इससे कुछ चार्ज फ्लो के इसमें आ गया हो, जिसके कारण इसमें चार्ज चेंज हो गया हो और वो Q1 डैश हो गया हो। सही ना बात? तो वैसे इसमें भी हो सकता है कि चार्ज चेंज होकर Q2 डैश हो गया। तो दो कंडक्टर्स को हम जब कनेक्ट करते हैं तो उनपे चार्ज चेंज हो सकता है। हाँ, बट वी कैन बी श्योर कि Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल्स टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। ये तो होना ही है, ये तो आप समझ रहे होंगे। इन दोनों पे मिला के जो टोटल चार्ज पहले था वही इन दोनों पे मिला के अभी भी टोटल चार्ज होगा। सही है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि अब हम इन दोनों को कनेक्ट कर चुके हैं, तो अब देखिए VA इक्वल्स टू VB तो था ही पहले, और VC इक्वल्स टू VD तो था ही। अब ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे क्योंकि इफेक्टिवली ये पूरा का पूरा एक ही कंडक्टर हो गया। तो इन दोनों में हम कोई भी पॉइंट लें, हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सो दीज आर द टू थिंग्स विच हैपन जब हम दो कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं। लेट्स डू दिस एग्जांपल। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। इस कंडक्टिंग प्लेट पे 10 कूलम का चार्ज डाला जा रहा है और इस पे 20 कूलम का चार्ज डाला जा रहा है, और हमें बताना है कि इन चारों सरफेस पे 1 2 3 4 इन चारों सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आउटर सरफेस पे चार्ज निकाल लेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आउटर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो होता है टोटल चार्ज बाई 2। तो यहाँ पे टोटल चार्ज जो सिस्टम पे डाला जा रहा है टोटल वो है 10 + 20 30। तो उसका आधा 15 यहां और 15 यहां। ऐसा हमने प्रूव किया था कि ऐसा होता है, ठीक है। अब इनर वाले पे चार्ज निकालेंगे तो वो तो बहुत ही आसान है। यहां पे 15 अगर आ गया है और हमने इस प्लेट को टोटल 10 दिया था, और यहां 15 है, तो यहां कितना होना चाहिए, वेरी क्लियर, -5। तो यहां -5 कूलम। वैसे ही यहां पे 15 आ चुका है और टोटल हमने इस प्लेट को 20 दिया है, तो अंदर कितना होना चाहिए, +5। सही है, तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सही है, और यहां पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया क्वेश्चन का। अब आप सेकंड पार्ट सॉल्व करें। सेकंड पार्ट में भी ऑलमोस्ट वही सिचुएशन है पहले वाली। इस पे 10 कूलम का चार्ज दे रहे हैं, उस पे 20, लेकिन अब इन दोनों प्लेट्स को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है, तो अब बताना है कि इन चारों सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा, तो अब क्या करेंगे हम, देखें क्या इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमने बिल्कुल वही किया। यहां पे 10 कूलम का चार्ज है, यहां 20 का है, टोटल हमने सिस्टम पे 30 कूलम का चार्ज दिया, 30। उसका आधा 15 यहां और आधा 15 यहां, ठीक है। तो पहला स्टेप सेम है। अब दूसरे स्टेप में यहां 15 था और हमने इसको 10 दिया है, यानी यहां -5 आना चाहिए, -5। क्या ये बात सही है अब कि यहां -5 आना चाहिए? अब जरा सोचें, देखो इस केस में क्या हो रहा था कि हम इसको 10 दे रहे थे, तो इस प्लेट पे टोटल चार्ज 10 ही रहना चाहिए। तो अगर यहां पे 15 आ चुका है, तो यहां -5 आएगा ताकि टोटल प्लेट पे 10 ही रहे। सही है ना बात? लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां 15 कूलम आ गया है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां -5 होगा। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि इस प्लेट पे टोटल चार्ज 10 हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये प्लेट इससे कनेक्टेड है, तो हो सकता है इसमें से कुछ चार्ज इसमें चला गया हो, या हो सकता है इसमें से कुछ चार्ज इसमें आ गया हो। इसलिए इस प्लेट पे टोटल चार्ज 10 होगा ये अब जरूरी नहीं है। इसलिए यहां पे -5 हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखो आउटर सरफेस पर तो चार्ज हमने निकाल लिया है, लेकिन जो इनर सरफेस है उस पर चार्ज हम कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था वो यहां फेल हो गया। तो मान लेते हैं कि इनर सरफेस पे चार्ज Q है और यहां Q है, तो यहां -Q होगा, ठीक है। अब ये Q कैसे निकलेगा?
सोचिए आप क्या कर सकते हैं इस क्यू को निकालने के लिए। देखो ये दोनों कनेक्टेड है, इसका मतलब अगर मैं एक यहां पॉइंट ले लू ए और एक यहां पॉइंट ले लू बी, तो इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम, जैसे हमने कुछ देर पहले देखा है। पोटेंशियल एट ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना चाहिए, यहां से यहां तक सपोज करो यहां से ऐसे 1 कूलम का चार्ज हम लेके जाते हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर दोनों जगह पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब वर्क जो है वो 0 करना पड़ेगा, सही है। अब आप देखें कि ये जो चार्ज है Q यहां पे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी ना। अब अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, तो आप 1 कूलम चार्ज को जब इधर ले जाओगे तब तो आपको वर्क करना पड़ेगा, सही है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी। तो जब आप 1 कूलम चार्ज को इधर ले जा रहे होगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि दोनों जगह का पोटेंशियल सेम है तो वर्क 0 होना चाहिए। तो ये वर्क 0 कब होगा, जब बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कब नहीं होगी, जब यहां पे ये दोनों चार्ज जो हैं वो 0 होंगे, 0। तो हेंस द प्रॉब्लम इज सॉल्व कि आउटर सरफेस पे 15 का चार्ज आया और इनर पे 0। तो फाइनली कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इधर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर होंगी, बीच में नहीं होंगी क्योंकि बीच में कोई चार्ज है ही नहीं, ये दोनों चार्ज 0 है। ये क्वेश्चन करें आप, 3 प्लेट्स है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया गया है। इस प्लेट को 10 कूलम का चार्ज दिया जा रहा है, इस प्लेट को 20 कूलम का चार्ज दिया जा रहा है और इस प्लेट को 40 कूलम का चार्ज दिया जा रहा है, ठीक है। और हमें बताना है कि हर प्लेट के सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको, आप देखें कि इस सिस्टम पे जो टोटल चार्ज डाला गया है वो डेफिनेटली है 10 + 20 + 40, मतलब 70 कूलम का टोटल चार्ज डाला गया है। तो जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि ये जो टोटल चार्ज है वो आधा आधा बढ़ जाता है आउटर सरफेस में, मतलब यहां पे आएगा 35 कूलम और यहां पे भी आएगा 35 कूलम, ठीक है, सही है ना बात। अब आप इस सरफेस को देखें, ये बहुत आसानी से आ जाएगा क्योंकि इस प्लेट पे 10 कूलम का चार्ज दिया जा रहा है और ये जो प्लेट है वो किसी दूसरे से कनेक्टेड भी नहीं है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब इस पे टोटल चार्ज 10 ही रहेगा। तो अगर यहां +35 आ गया है तो डेफिनेटली यहां -25 कूलम होगा, तभी तो इस पे टोटल चार्ज 10 होगा जो हमने दिया था। अब अगर यहां -25 आ गया है तो यहां +25 होना चाहिए। ये फंडा हमने पढ़ा था कि सामने वाले फेसेस पे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो यहां +25 होगा। अब इस फेस की बात करते हैं, तो इस पे हमने 20 दिया था, यहां 25 आ चुका है, तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां -5 कूलम होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, सोचे, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम। क्यों, क्योंकि इस पे 20 कूलम दे जो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे 20 कूलम ही रहेगा, क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। तो हो सकता है इसमें से कुछ चार्ज इसमें चला गया हो या फिर इसमें कुछ चार्ज आया हो जिससे कारण इसमें टोटल चार्ज 20 नहीं हो, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो गया। तो फिर इस सरफेस पे कैसे चार्ज निकलेगा, तो मान लें इस पे Q चार्ज है तो इस पे -Q चार्ज होगा। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि ये जो पॉइंट है A और यहां जो पॉइंट होगा B, उन दोनों पे पोटेंशियल सेम होना चाहिए, पोटेंशियल एट A एंड B शुड बी सेम, क्योंकि दोनों कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं तो उनके पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा। तो ये इसका मतलब ये है कि 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां अगर हम लाएंगे तो वर्क डन कितना होना चाहिए, 0। 1 कूलम चार्ज को यहां से लाने में वर्क डन 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां का पोटेंशियल क्या है, सेम, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये वर्क डन 0 कब होगा, जब इस बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी 0 होगी, यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, जब ये दोनों चार्जेस 0 होंगे, सही है। इसका मतलब ये Q और ये -Q दोनों ही क्या हो गए, 0। तो आप देखिए हर सरफेस पे हमारे पास चार्ज आ गया। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बन जाएंगी। अब देखिए यहां प्लस चार्ज था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही है, यहां प्लस चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से जा रही है, इस प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होकर इस नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, और यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी क्योंकि यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, 0 चार्ज। लेट्स डू दिस एग्जांपल। यहां पे एक सॉलिड स्फीयर है, बाहर एक हॉलो स्फीयर है, कंडक्टर है ऑब्वियसली, इसमें 5 कूलम का चार्ज दे रहे हैं और इस पे 10 कूलम का, ठीक है। वैसी सिचुएशन यहां पर भी है, बट यहां पे दोनों स्फीयर आपस में कनेक्टेड है। आपको बताना है फाइंड चार्ज ऑन ऑल सरफेसेस पे आपको चार्ज निकालना है। जैसे इस केस में आप देखिए 3 सरफेस है, एक ये इसका इनर सरफेस और एक इसका आउटर सरफेस,
तीनों सरफेस पे कितने कितने चार्ज होंगे दोनों केसेस में, ये हमें बताना है। तो इस पे अगर हम 5 कूलम का चार्ज दे रहे हैं तो इस पे कितना चार्ज होगा? 5 ही कूलम का होगा यार, जितना दे उतना ही होगा ना। और वो चार्ज जो है वो सरफेस पे जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो इस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कितना? 5 कूलम, ठीक है, सरफेस पे, क्योंकि मेटल पे या कंडक्टर पे सारा चार्ज होता है वो सरफेस पे सेट करता है। अब देखो इस पे अगर 5 कूलम का आ गया प्लस, तो इस पे कितना होना चाहिए, क्या लगता है आपको? यहाँ पे -5 कूलम। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस 5 कूलम से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी ना, इस 5 कूलम से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो इस इनर सरफेस पे टर्मिनेट होनी चाहिए। क्योंकि अगर वो इस इनर सरफेस पे टर्मिनेट नहीं होती है तो मतलब वो कंडक्टर को क्रॉस करेंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सही है ना? यहां से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी दे मस्ट टर्मिनेट, उनको जरूर टर्मिनेट होना पड़ेगा इस इनर सरफेस पे टर्मिनेट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो टर्मिनेट नहीं होती तो कंडक्टर को क्रॉस कर रही होंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस फील्ड लाइंस को टर्मिनेट होने के लिए यहाँ पे -5 कूलम का चार्ज चाहिए होगा, इसलिए यहाँ पे -5 कूलम का चार्ज आएगा। तो अब आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा? दैट इज वेरी क्लियर, 15 कूलम, +15 कूलम। क्यों? क्योंकि इस कंडक्टर को हमने टोटल 10 कूलम का चार्ज दिया है, अंदर -5 हो गया तो बाहर 15 होना चाहिए, तभी तो टोटल 10 होगा ना। सही है। अब देखो तीनों सरफेस पे हमने आराम से चार्ज निकाल लिया। अब इसमें देखते हैं, तो इस स्फीयर के सरफेस पे क्या 5 कूलम का चार्ज होगा? क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं +5 कूलम? बताएं आप। नहीं लिख सकता, ये गलत है। क्यों गलत है? अब देखिए हमने यहां को 5 कूलम का चार्ज दिया तो है, लेकिन ये जो स्फीयर है वो इस स्फीयर से कनेक्टेड है, कनेक्टेड। तो हो सकता है कि हमने 5 कूलम का चार्ज दिया हो लेकिन उसमें से कुछ चार्ज फ्लो होके इस सरफेस पे चला गया हो, या फिर हो सकता है इस पे जो हमने चार्ज दिया है वो फ्लो होके इस पे आ गया हो। तो इस पे 5 कूलम का चार्ज होगा, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो फिर कितना चार्ज होगा हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको +Q लिख देते हैं। हमें नहीं पता कि कितना चार्ज होगा, इसलिए हम +Q लिख देते हैं। अब इस सरफेस पे +Q है तो इस पे तो गारंटीड -Q होगा, वो तो क्लियर है, क्योंकि इससे जो फील्ड लाइंस निकलेंगी दे मस्ट टर्मिनेट हियर, तो यहां -Q का चार्ज होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट आउटर सरफेस? आउटर सरफेस कितना चार्ज होगा, क्या लगता है आपको? 15 कूलम। वो इसलिए क्योंकि आप देखो इन दोनों को मिला के टोटल चार्ज कितना हो रहा है? 0, इन दोनों को मिला के। और इस सिस्टम में हमने टोटल 15 कूलम का चार्ज दिया, 10 इधर और 5 इधर, टोटल 15 कूलम का। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस सिस्टम पे टोटल चार्ज 15 होना चाहिए। देखें इसको हमने 5 दिया और इसको 10 दिया, तो इस सिस्टम में टोटल हमने कितना चार्ज दिया? 15। तो इस सिस्टम में टोटल चार्ज होना चाहिए ना 15। तो इन दोनों सरफेस मिला के तो 0 है, इसका मतलब इस पे ही 15 होगा। सही है। तो बाहर वाले पे तो आ गया। अब ये Q की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये कैसे निकलेगी? तो इस Q को कैसे निकाले आप सोचें। देखो एक पॉइंट है जो अभी तक हमने यूज नहीं किया है, वो क्या है? ये दोनों कनेक्टेड हैं, तो इसका मतलब इस स्फीयर और इस स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो इसका मतलब दोनों स्फीयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 होगा, 0 होगा। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। अब देखें अगर यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है कि 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में वर्क कितना करना पड़ रहा होगा? 0। ये तो मतलब होता है ना पोटेंशियल का, वर्क के टर्म में। यहां और यहां सेम पोटेंशियल है, मतलब 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो यहां पे +Q और -Q चार्ज है, ठीक है, तो उसके कारण ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। और अगर ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अब अगर आप 1 कूलम चार्ज को मूव कराओगे तो वर्क तो करना पड़ेगा फिर। सही है ना बात? अगर मान लो 1 कूलम चार्ज को आप यहां से यहां ले जाते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क 0 आना चाहिए। वर्क 0 आना चाहिए, इसका क्या मतलब है? कि बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नहीं होनी चाहिए, वो 0 होनी चाहिए। ये फील्ड लाइंस नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और वो कब नहीं होंगी? वो कब नहीं होंगी? जब ये Q 0 होगा और ये Q भी 0 होगा। यहां पे कोई चार्ज ही नहीं होगा तो यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी तो 1 कूलम के चार्ज को इधर से उधर ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन। यहां पे चार्ज 0 होगा, यहां पे चार्ज 0 होगा, बस पूरा का पूरा 15 कूलम का चार्ज यही होगा। तो फाइनली कुछ ऐसा दिखेगा। यहां बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया था इसलिए मैंने फिर से बना दिया। यहां पे 0 चार्ज होगा, यहां पे भी 0 चार्ज होगा और यहां 15 कूलम का चार्ज होगा। और क्योंकि बाहर चार्ज है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। अब देखिए दिस मेक्स सेंस। आपने दोनों को कनेक्ट कर रखा है तो यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, सेम पोटेंशियल पे होंगे दोनों। तो मतलब यहां और यहां अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ है कि जो 5 कूलम चार्ज आपने इसको दिया वो इस रास्ते से फ्लो होके बाहर चला गया, बाहर।
ये क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है आपको। इसमें 3 स्फीयर्स हैं, तीनों कंडक्टिंग है, ये सॉलिड है और बाहर वाले दोनों जो है वो हॉलो है। अंदर वाले और बाहर वाले को आपस में कनेक्ट किया गया है, अंदर वाले को और बिल्कुल बाहर वाले को कनेक्ट किया गया, जैसे आप देख सकते हैं। तीनों का रेडियस दिया हुआ R 2R 3R। अंदर वाले 5 कूलम का चार्ज दिया गया, दूसरे पे 10 का और तीसरे पे 20 का। ऐसे आपको बताना है कि सारे सरफेसेस पे कितना कितना चार्ज होगा, सब सरफेस पे चार्ज बताना है। देखो कैसे करेंगे, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है क्वेश्चन, थोड़ा सा लंबा भी है, बट कॉन्सेप्चुअली बड़ा आसान है। देखिए आप सबसे पहले अंदर से स्टार्ट करते हैं। इस पे हम 5 कूलम का चार्ज दे रहे हैं, 5 कूलम का, ठीक है। तो क्या इस पे वाकई 5 कूलम का चार्ज होगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो है बाहर वाले से कनेक्टेड है। तो हो सकता है इस पे जो हमने चार्ज दिया वो फ्लो के बाहर चला गया, ऐसा हो सकता है। तो हमें नहीं पता इस पे कितना चार्ज होगा, तो हम मान लेंगे इस पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब देखिए इस पे अगर प्लस क्यू है तो इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज होगा। रीजन आपको पता है कि इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी दे मस्ट टर्मिनेट हियर, उनको यहां टर्मिनेट होना पड़ेगा, उसके लिए यहां माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो स्फीयर है उसको हमने 10 कूलम का चार्ज दिया था, 10। अब यहां अंदर माइनस क्यू है तो बाहर होगा 10 प्लस क्यू, ताकि टोटल इस पे कितना होना चाहिए चार्ज, 10। अब देखें ये जो है ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है तो इस पे हमने जितना चार्ज दिया उतना ही रहना चाहिए। तो अंदर माइनस क्यू है तो बाहर 10 प्लस क्यू हो जाएगा, ताकि टोटल 10 रहे। अब यहां 10 प्लस क्यू है तो यहां पे -10 माइनस क्यू रहेगा। क्यों? जो लॉजिक यहां पे था इक्वल एंड अपोजिट होने का, वही लॉजिक यहां पे भी होगा। इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी दे मस्ट टर्मिनेट हियर, तो यहां पे -10 माइनस क्यू चार्ज होना चाहिए, तभी तो यहां से निकलने वाली फील्ड्स यहां टर्मिनेट होगी, ठीक है। अब इस पे कितना चार्ज होगा? इस पे देखो आउटर स्फीयर को हमने दिया तो 20 था, लेकिन क्या जरूरी है इस पे 20 का ही चार्ज रहे? कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इनर वाले से कनेक्टेड है तो उससे चार्ज का फ्लो वगैरह हो सकता है। इसलिए इस पे कितना चार्ज है हम बता नहीं सकते, इसलिए हम इसको क्यू डैश लिख लेते हैं, सही है। तो आप देखिए हर सरफेस पे हमने चार्ज लिख लिया है, और उन सबको निकालने के लिए हमें 2 वेरिएबल पता करने की जरूरत है, एक ये क्यू डैश और एक ये क्यू। ये दोनों पता चल जाए तो काम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें 2 इक्वेशंस चाहिए, 2 इक्वेशंस। तो कैसे बनेंगे 2 इक्वेशंस? आप देखें पहली इक्वेशन आप ऐसे बना सकते हो कि देखो इस सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, देखें टोटल चार्ज इन दोनों का सम 0, इन दोनों का सम 0, बचा सिर्फ ये। तो टोटल चार्ज मतलब क्यू डैश है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ऐड करने पे 0 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने पे 0 आ रहा है, तो बस यही जो है यही टोटल चार्ज है सिस्टम पे। और इस सिस्टम पर टोटल चार्ज मैंने कितना दिया था? अब देखें 20 + 10 + 5, तो ये टोटल चार्ज हमने इसको दिया था 35 कूलम का। तो हमने 35 कूलम टोटल चार्ज दिया था, तो वही होना भी चाहिए अभी भी। तो इट मींस दिस शुड बी इक्वल टू 35, सही है। तो आप देखिए क्यू डैश की वैल्यू तो स्ट्रेट अवे आ गई, क्यू डैश कितना है 35, तो ये तो हो गया हमारा था। अब बस क्यू निकालना बाकी रह गया, वो कैसे निकालेंगे? तो बड़ा सिंपल है कंसेप्चुअली, ये और ये कनेक्टेड है, मतलब यहां पे अगर हम एक पॉइंट ले लें ए और यहां पे पॉइंट ले ले बी, तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? सेम। पोटेंशियल ऑफ ए शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी बिकॉज बोथ द पॉइंट्स आर कनेक्टेड। इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ये क्यू निकाल पाएंगे। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम थोड़ा एक्सपैंड करेंगे, तो वी ए पे जो पोटेंशियल है उसको लिखेंगे, बी पे जो पोटेंशियल है उसको भी लिखेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। ए पे पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पे बहुत सारे चार्जेस हैं, तो जब बहुत सारे चार्जेस होते हैं तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे लिखते हैं? सारे चार्जेस के कारण अलग अलग पोटेंशियल लिख के ऐड करते हैं, यही करते हैं ना, सारे चार्जेस के कारण अलग अलग पोटेंशियल लिख के ऐड करते हैं, तो वही करेंगे। तो ए पे अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है सो दैट विल बी ड्यू टू दिस स्फीयर प्लस ड्यू टू दिस स्फीयर, तीनों स्फीयर के कारण अलग अलग पोटेंशियल निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो इस स्फीयर के कारण पोटेंशियल निकालें। देखिए ऐसा काम पहले कर चुके हैं, स्फीयर के कारण पोटेंशियल वगैरह निकालने का काम बहुत कर चुके हैं। ये एक हॉलो स्फीयर है, इस हॉलो स्फीयर के कारण ए पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा? इतना होगा इस हॉलो स्फीयर के कारण, दैट विल बी के, उस पे जो टोटल चार्ज है, इस पे टोटल चार्ज कितना है? इस पे 35 - 10 - क्यू, के क्यू अपॉन अंदर वाले पॉइंट पोटेंशियल निकालना है, इसके कारण अंदर वाले पॉइंट पोटेंशियल, तो डिस्टेंस यहीं तक का लेते हैं अगर आपको याद हो तो डिवाइड बाई 3r हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्फीयर के कारण पोटेंशियल निकालेंगे, इसके कारण, ये भी हॉलो स्फीयर है, उसके कारण अंदर वाले पॉइंट पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? विल के क्यू, इस पे टोटल चार्ज कितना है आप देखें 10, के क्यू अपॉन r, इसका रेडियस लेंगे, इसका रेडियस, तो दैट विल बी 2r। अब इस चार्ज के कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा? दैट विल बी के क्यू अपॉन r। ये पोटेंशियल एट ए आ गया। अब पोटेंशियल एट बी लिखने का टाइम, बी पे पोटेंशियल लिखने का टाइम, तो फिर से काम वही करेंगे, पहले इसके कारण पोटेंशियल लिखेंगे, तो इसके कारण बी पे पोटेंशियल कितना होगा?
दैट विल बी के, इस पे जो टोटल चार्ज है दैट इज 35 माइनस 10 माइनस क्यू के क्यू अपॉन आर, इसका रेडियस 3r, प्लस इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, इसके कारण इस पॉइंट पोटेंशियल, तो इसका टोटल चार्ज लेंगे दैट इज 10, रहेगा के क्यू अपॉन 3r, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे। अब इसके कारण बी पे पोटेंशियल निकालेंगे, वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन 3r, ऐसे कुछ आ जाएगा। अब इस लंबी सी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखें कि ये टर्म तो स्ट्रेट अवे इससे कैंसिल हो जा रहा है, और बाकी जो टर्म्स बचे उसमें के कैंसिल हो रहा है, आर कैंसिल हो रहा है, ऐसे कुछ। तो हमारे पास बच रहा है, देखें दिस इज 5, ध्यान से देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पे क्या है, Q इक्वल्स टू, यहां क्या बच रहा है देखें 10/3, और यहां क्या बचा प्लस Q/3। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो विल गेट 2Q/3 इक्वल्स टू 10/3 माइनस 5। दिस विल कम आउट टू बी, Q जो है वो आ जाएगा -2.5, ये आ गया Q फाइनली। और अब आप समझ सकते हैं कि अगर Q आ गया है तो सब पे चार्ज आ जाएगा, दिस वे द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर, तो हम देखिए ये क्या चीज है, ये कनेक्टिंग कंडक्टर्स जो हमने देखा है उसी से मिलता जुलता है ये। तो पहला पॉइंट देखते हैं, ये है मदर अर्थ। अब आप सपोज करें कि अर्थ पे कुछ चार्ज है, ठीक है, तो वो कहां होगा चार्ज, पहले तो अर्थ को कंडक्टर मान सकते हैं, अर्थ इज एक्चुअली अ कंडक्टर। तो इस पे अगर कोई चार्ज है तो दिस विल बी ऑन द सरफेस, ठीक है, तो इस पे कोई चार्ज क्यों है, दैट विल बी ऑन द सरफेस। तो अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसके लिए हम स्पेयर का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट विल बी KQ अपॉन RE², R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। द पॉइंट हियर इज कि अर्थ की रेडियस इतनी ज्यादा होगी, और उसका स्क्वायर, तो ये तो बहुत ही ज्यादा होगा। तो क्योंकि ये टर्म बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए पोटेंशियल ऑफ अर्थ जो है वो बहुत कम होता है, बहुत कम, इसलिए हम इसको ऑलमोस्ट जीरो ले लेते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो माना जाता है, पोटेंशियल ऑफ अर्थ जीरो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखें हम, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड न्यूट्रल, नो मैटर व्हाट चार्ज इज एडेड और टेकन। कहने का मतलब है कि अर्थ जो है वो बहुत बड़ी होती है, तो इस पे अगर हम कोई चार्ज दे देते हैं मान लो Q, या इसे कोई चार्ज ले भी लेते हैं Q, तो इन बोथ द केसेस हम मान सकते हैं कि अर्थ न्यूट्रल ही है, क्योंकि अर्थ इतना बड़ा है कि उसको कुछ चार्ज देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना चार्ज उससे लेने से कोई फर्क पड़ता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ग्राउंडिंग अ कंडक्टर मींस कनेक्टिंग इट टू अर्थ। मतलब कई बार ये टर्म यूज किया जाएगा, ग्राउंडिंग अ कंडक्टर। तो ग्राउंडिंग अ कंडक्टर का मतलब है कि उस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया गया। तो ये कंडक्टर है मेरे पास, अगर बोला जा रहा है कि इसको ग्राउंड किया गया, इसका मतलब उसको अर्थ से कनेक्ट किया गया, अर्थ से। तो एक तो ये सिंबल बनाया जाएगा, ये सिंबल बनाने का मतलब है कि कंडक्टर को ग्राउंड किया गया, मतलब अर्थ से कनेक्ट किया गया। तो अगर आप देखिए तो आप इसको ऐसा सोच सकते हैं कि दो कंडक्टर्स को कनेक्ट किया गया। अगर हम ग्राउंड कर रहे हैं कंडक्टर को, तो इसका मतलब इफेक्टिवली ये हुआ कि दो कंडक्टर को कनेक्ट करना है। कौन से दो कंडक्टर, एक तो ये और दूसरा अर्थ खुद, सही है ना, एक तो ये और दूसरा अर्थ खुद, तो उन दोनों को बेसिकली कनेक्ट किया गया मतलब। तो इसलिए ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर जो होता है ना, वो कनेक्टिंग ऑफ कंडक्टर्स की तरह ही होता है। तो ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर में बेसिकली दो कंडक्टर्स आप कनेक्ट कर रहे होते हैं, एक तो वो खुद कंडक्टर और दूसरा अर्थ होता है। और अगर हमने कंडक्टर और अर्थ को कनेक्ट कर दिया है तो इसका मतलब ये भी हुआ कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज सेम एज पोटेंशियल ऑफ ग्राउंड, विच इज एक्चुअली इक्वल्स टू 0। तो ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर किसी कंडक्टर को ग्राउंड किया जा रहा है तो उसका पोटेंशियल वही हो जाएगा जो ग्राउंड का है, मतलब 0 हो जाएगा, 0। ये क्वेश्चन देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर को समझने के लिए ये क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, इसके बाहर वाले सरफेस पे 2 कूलम का चार्ज है, इसके इनर सरफेस पे -2 कूलम का चार्ज है, होना भी चाहिए, और बाहर +3 कूलम का चार्ज है, ठीक है। यहां पे एक स्विच है जो अभी ओपन है, जिसके कारण ये कंडक्टर ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है। अब इस स्विच को हम बंद कर रहे हैं, तो बंद करने के बाद ये ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। तब आपको बताना है कि स्विच को जब हम बंद कर देंगे तो इन सारे सरफेसेस पे कितना कितना चार्ज होगा, चेंज हो सकता है चार्ज, तो बताना है कि वो कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको।
देखो जब हम इसको ग्राउंड कर देंगे तो पहले इस पे 2 कूलम का चार्ज था, तो हम ग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा, वो जो 2 कूलम का चार्ज है वो नीचे चल जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो इस पे जो चार्ज होगा वो 0 हो जाएगा, 0। सही है, ग्राउंड कर दिया तो चार्ज अंदर चल जाएगा, तो इस पे चार्ज 0 हो जाएगा। अब इस पे चार्ज अगर 0 हो गया है तो इस पे भी चार्ज 0 होगा, वेरी क्लियरली। ठीक है, क्योंकि दोनों पे इक्वल अपोजिट चार्ज होना चाहिए। अब देखिए इस पे जो है टोटल चार्ज कितना था, 1 कूलम टोटल। अब ये किसी से कनेक्टेड नहीं है तो इस पे टोटल चार्ज चेंज नहीं होगा, तो इस पे टोटल चार्ज जो था वो 1 कूलम था, तो अब भी 1 कूलम होगा, इसलिए बाहर प्लस 1 कूलम का चार्ज रहेगा। सही है, ठीक है ना, दैट्स इट, क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस सोल्यूशन इज रॉन्ग। जनरली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं यहां पे और ये सोल्यूशन करते हैं, ये गलत है सोल्यूशन। जनरली स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अगर इसको ग्राउंड कर दिया है तो इसका मतलब है कि इस पे जो भी चार्ज है वो ग्राउंड में चल जाएगा और इस पे चार्ज 0 हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको लिखना बहुत जरूरी है, इतना इंपॉर्टेंट है। ग्राउंडिंग अ कंडक्टर does not mean that all its charge will flow to ground. This is very important point. यहीं पे लोग गलती करते हैं। Grounding a conductor does not mean that all its charge will flow to ground. बिल्कुल ग्राउंड करने का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इस पे चार्ज 0 हो जाएगा और इसका पूरा चार्ज अंदर जाएगा, बिल्कुल नहीं। दिस इज रॉन्ग सोल्यूशन। लेट्स हैव अ लुक एट द राइट सोल्यूशन। ओके, सो देखो इसको हमने ग्राउंड कर दिया है, यानी ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है, तो पहले इस पे 2 कूलम का चार्ज था। अब हो सकता है कि कुछ चार्ज ग्राउंड में फ्लो हो गया हो, तो फिर ऐसा हो सकता है कि ग्राउंड से कुछ चार्ज इसमें आ गया हो, तो अब हमें नहीं पता कि इस पे कितना चार्ज होगा, तो इसलिए हम इस पे लिख रहे हैं प्लस क्यू। आप समझ रहे हो मेरी बात, 2 इस पे पहले था, इसको ग्राउंड से कनेक्ट करने पर सकता है कुछ चार्ज चला गया, कुछ चला गया या कुछ आ गया हो, इसलिए हमें पता नहीं कितना चार्ज है, प्लस क्यू। ध्यान रखें कुछ चार्ज मैं बोल रहा हूं, हो सकता चला गया हो सकता है कि पूरा भी चला गया हो, लेकिन गारंटी नहीं है कि पूरा जाएगा ही जाएगा। अगर पूरा चला गया होगा तो ये क्यू अपने आप ही 0 आएगा, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता कि पूरा गया है कि नहीं, हो सकता है कुछ गया हो, तो इसलिए क्यू लिख दिया। अब यहां पे क्यू होगा तो यहां माइनस क्यू होगा, ठीक है ये बात। अब इस पे टोटल चार्ज कितना है, 1 कूलम, और क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है तो इस पे 1 कूलम का ही चार्ज रहना चाहिए, तो यहां माइनस क्यू है तो यहां 1 प्लस क्यू हो जाएगा, ठीक है, ताकि टोटल चार्ज 1 रहे। सही है, आप देखें अब काम बस इतना सा रह गया कि ये क्यू कितना है ये निकालना है, क्यू वो निकालने तो हमारा काम हो जाएगा। वो हम कैसे निकालेंगे, देखो वो हम ऐसे निकालेंगे कि यहां पे हम पॉइंट लेंगे ए, तो ये इस कंडक्टर का पॉइंट है और ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो कॉन्सेप्ट ये यूज होगा कि इस पॉइंट ए का पोटेंशियल 0 होगा, दैट इज द पॉइंट। जब किसी कंडक्टर को ग्राउंड किया जाता है तो उस पर चार्ज 0 नहीं होता है, उसका पोटेंशियल 0 होता है, तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो हम ए पे पोटेंशियल निकालेंगे और उसको 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो ए पे पोटेंशियल कितना लिखेंगे हम, तो ए पे जो पोटेंशियल है वो इसके कारण लिखा जाएगा प्लस इसके कारण, ठीक है। तो मैंने आपको रेडियस देना भूल गया, ये रेडियस आप आर ले लें और ये रेडियस 2r ले लें, ठीक है। तो इसके कारण, इस स्फीयर के कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा, ऐसा काम पहले कर चुके हैं, स्फीयर के कारण पोटेंशियल का निकालने का काम कर चुके हैं। ये एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो, तो उसके कारण यहां पोटेंशियल कितना होगा, के, इस पे जो टोटल चार्ज है वो कितना है 1 के क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस के क्यू अपॉन 2r, ठीक है। इसके कारण यहां पे पोटेंशियल, अब इसके कारण यहां पे कितना पोटेंशियल होगा, दैट विल बी के क्यू अपॉन आर, और ये होना चाहिए 0। तो आप यहां से देखिए कि कुछ चीजें तो कट ही जाएगी, ये जो के है कैंसिल हो जाएगा, आर जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो विल गेट हाफ प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, which means that q equals to minus 0.5, so that is the answer, q equals to minus 0.5। तो अब क्लियर हो गया है कि ये q minus 0.5 है, मतलब यहां पे चार्ज होगा minus 0.5, तो यहां पे चार्ज होगा प्लस 0.5, ठीक है, और यहां पे चार्ज होगा कितना, q रखेंगे दिस मच तो आ जाएगा प्लस 0.5, सही, दिस विल बी द आंसर। सो आप देखिए इसे फाइनली निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखें एक्चुअली ये फाइनली आया हमारे पास, ये मैंने क्लीनली बना दिया है, इसको थोड़ा और एनालाइज करते हैं। देखें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, यहां अंदर पॉजिटिव चार्ज है और यहां नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से स्टार्ट होकर यहां टर्मिनेट होंगी, यहां से स्टार्ट होकर यहां टर्मिनेट होंगी, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी, सही है।
इस तरीके से, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी अंदर। बाहर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी? अब देखिए बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे स्टार्ट होंगी इस तरीके से, कुछ ऐसे, लाइक दिस, ऐसे कुछ। नाउ दिस मेक्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि ये ग्राउंडेड है, मतलब यहां का पोटेंशियल 0 है, सही है। इसका मतलब एक कूलम चार्ज को अगर इंफिनिटी से यहां तक लाया जाए, इंफिनिटी से एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लेके, तो कितना वर्क होना चाहिए? 0। वही तो मतलब हो ना, पोटेंशियल 0 है यहाँ का, इसका मतलब इंफिनिटी से एक कूलम चार्ज यहां तक हम लेके आए तो वर्क 0 आना चाहिए। अब देखो आ भी सकता है, क्योंकि ये बाहर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आप देखें इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब आप इधर बाहर वाले रीजन में ला रहे होगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप इधर खींच के ला रहे होगे। ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और आप खींच के ला रहे होगे, तो आप खींच के ला रहे होगे तो आपका वर्क डन इस रीजन में पॉजिटिव आएगा। अब इस रीजन में देखो, आप इधर ले जा रहे हो, आप इधर ले जा रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है और आप इधर ले जा रहे हो, आपको स्लोली ले जाना है, तो आप रोक रोक के ले जाओगे, और ऐसा करने पे आपका जो वर्क डन है वो निगेटिव आएगा। तो इस रीजन में जब आप 1 कूलम का चार्ज ला रहे हो इनफिनिटी से, तो आपका वर्क डन पॉजिटिव है और इस रीजन में निगेटिव, तो इसलिए हो सकता है कि टोटल वर्क डन इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाए? 0। एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। और यहां 10 कूलम का चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये एक हॉलो स्फीयर है जिसको हम 10 कूलम का चार्ज दे रहे हैं, दूसरा हॉलो स्फीयर है जिसको हम 20 कूलम का चार्ज दे रहे हैं, अंदर वाला स्फीयर हमने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। दोनों स्फीयर की रेडियस दी हुई है। हमें बताना है कि ये जो सरफेसेस हैं इन स्फीयर के इनर और आउटर सरफेसेस, उन सारे सरफेसेस पे कितना कितना चार्ज होगा ये बताना है। तो देखते हैं। देखो यहां 10 कूलम का चार्ज है, वो तो रहना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहां 10 कूलम का चार्ज है तो यहां डेफिनेटली -10 कूलम का चार्ज होगा, सही है। तभी तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो यहां टर्मिनेट होगी। अब देखो यहां कितना चार्ज होगा, हालांकि इस स्फीयर को हमने 10 कूलम का चार्ज दिया जरूर है इसको, लेकिन इस पे टोटल 10 रहे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो हो सकता है इसका कुछ चार्ज अंदर चला गया हो या ग्राउंड से कुछ चार्ज आ गया हो। तो इस पे हमने दिया जो 10 है, पर इस पे 10 होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंदर तो -10 है तो बाहर हम क्यू ले लेते हैं, ठीक। यहां अगर क्यू है तो यहां -क्यू होगा, सही है। अब देखो इसको हमने 20 दिया है और ये किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका इस पे 20 ही रहेगा। तो अगर अंदर वाले सरफेस में -क्यू है तो बाहर होगा 20 + क्यू, ताकि दोनों को ऐड करने के बाद 20 है, सही है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मेन काम आपका है क्यू को निकालना। वंस यू फाइंड क्यू द जॉब इज डन। तो क्यू निकालने का फंडा क्या है? सिंपल है, ये जो कंडक्टर है इस पे आप पॉइंट ए लो, पॉइंट ए, और पोटेंशियल एट पॉइंट ए शुड बी 0, क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो ग्राउंड से कनेक्ट होने का मतलब है कि यहाँ का पोटेंशियल क्या होना चाहिए? 0, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे और इसको 0 से इक्वेट करेंगे। तो अब देखो ए का पोटेंशियल निकालते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे आप? देखिए यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस है, तो बहुत सारे चार्जेस होने पे कहीं पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? सब चार्ज के कारण अलग अलग, इस पॉइंट चार्ज के कारण हम यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, इस स्फीयर के कारण हम यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, इस स्फीयर के कारण हम ए पे पोटेंशियल निकालेंगे, तीनों के कारण पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देंगे, तो वो ए का फाइनल पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस 10 कूलम की बारी, इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, सिर्फ इसके कारण, सिर्फ ये होता तो यहाँ पोटेंशियल कितना होता? दैट विल बी Q/R, सही है। इसके कारण, इस हॉलो स्फीयर के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होता? K, इस पे जो टोटल चार्ज है दैट इज Q - 10/R, ये डिस्टेंस R, प्लस इस स्फीयर के कारण पोटेंशियल, इस स्फीयर के कारण ए पे पोटेंशियल, दैट विल बी K, इस पे टोटल चार्ज कितना है दैट इज 20, KQ अपॉन, देखो इस स्फीयर के कारण यहां पे जब हम पोटेंशियल लिखेंगे तो ये रेडियस लेते हैं, आपको शायद याद हो, जैसे अपॉन 2R, दिस शुड बी इक्वल टू 0। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि कुछ चीजें तो यहां जैसे ये K और ये R तो स्ट्रेट अवे कैंसिल हो गई। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो you'll गेट 10 + Q - 10 यहां से और यहां से 20/10, तो ये 10 इक्वल्स टू 0, तो ये 10 फिर कैंसिल हो गया। सो फ्रॉम हियर वी गेट Q इक्वल्स टू -10, एंड वंस वी हैव गॉट Q तो सब पे हमें चार्ज पता चल गया। तो अब देखिए यही बेसिक फंडा होता है सॉल्व करने का, कि जहां जिस स्फीयर को ग्राउंड किया गया है अब उसका पोटेंशियल निकालो और उसको 0 के इक्वल चेप दो, बस। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, ये कंडक्टर है जिसके सरफेस पे चार्ज है,
तो कंडक्टर के जस्ट बाहर का अगर हम पॉइंट लें, जस्ट बाहर का, तो ये हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। सही है, ये हमने पहले देखा है कि कंडक्टर के जस्ट बाहर वाला जो पॉइंट होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। यानी सरफेस के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पे डायरेक्शन पता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम क्या करना चाहते हैं कि हम वो मैग्नीट्यूड पता करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो उसको पता करने के लिए हम गॉस लॉ और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो हम एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, ऐसा सिलेंड्रिकल छोटा सा। ये जो शेडेड एरिया है वो डीए है, तो ऑब्वियसली ये भी डीए होगा। इसमें एरिया वेक्टर कैसे कैसे होंगे वो बना रहा हूं मैं, कुछ ऐसे। ऊपर जो डिस्क है उसका एरिया वेक्टर ऊपर, नीचे वाले डिस्क का एरिया वेक्टर नीचे, और ये जो कर्व सरफेस है उसका एरिया वेक्टर ऐसे साइड में होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस तरफ है, वो तुम्हें पता ही है। अब अगर हम फ्लक्स निकालें, तो फ्लक्स निकालने के दो तरीके, दोनों तरीके से हम निकालेंगे। पहले गॉस लॉ, तो गॉस लॉ से फ्लक्स इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, क्यू इनक्लोज्ड का क्या मतलब है? क्यू इनक्लोज्ड का मतलब है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, कितना चार्ज है। तो अब ध्यान दें, ये चार्ज है गॉसियन सरफेस के अंदर, ये इतने पार्ट में जो चार्ज है वही गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। तो यहां पे अगर सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इतने पार्ट पे जो चार्ज होगा दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू डीए। ठीक है, तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया गॉस लॉ से। अब हम फ्लक्स निकालेंगे दूसरे तरीके से, इंटीग्रल डॉट डीए से, जो बेसिक तरीका फ्लक्स निकालने। अब देखो ये जो टर्म है वो इस एरिया पे कितना आएगा, इस एरिया पे आ जाएगा ई इंटू डी। ठीक है, ये जो बॉटम वाला एरिया है उस पे कितना आएगा, बॉटम वाला जो एरिया है उस पे जीरो आएगा। क्यों जीरो? क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है। यहां तो ये तो कंडक्टर का पार्ट है ना, तो कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो होती है। ठीक है, और कर्व सरफेस पे क्या होगा, कर्व सरफेस पे भी ये टर्म जीरो आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, तो डॉट डॉट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास फ्लक्स आ गया ई इंटू डी, ये फ्लक्स आ गया। हमने दो तरीके से फ्लक्स निकाला, बट दोनों तरीके से आना तो सेम ही चाहिए, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं। इक्वेट कर देंगे तो विल गेट ई इंटू डी इक्वल्स टू सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन। तो फ्रॉम हियर विल गेट ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सो दैट इज आवर आंसर, और ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इतना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यू कैन सी दिस मेक्स सेंस। ये फॉर्मूला ये बता रहा है कि अगर सिग्मा यानी कि चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। सही है ना, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। अगर यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा है मतलब चार्ज ज्यादा है, और चार्ज ज्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी। सही, वही ये इक्वेशन बता रही है। ये जो फॉर्मूला है इसको हम थोड़ा सा और जस्टिफाई करेंगे। जैसे आप देखो, ये एक सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग है ऑब्वियसली, इस पे चार्ज है क्यू, उसके जस्ट बाहर वाले पॉइंट को हम बोल रहे हैं ए। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस फॉर्मूले से आनी चाहिए। सही है ना, बट यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता ही होता है। ये तो मतलब स्फीयर है ना, ये तो स्टैंडर्ड केस है, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है। देखें जरा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है यहाँ पे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही है, देखो के को मैं लिख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन। क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू को लिख सकता हूं सिग्मा इंटू एरिया, ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा ये 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्यू हो गया डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 पाई कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सही है, तो अब देखें ये जो फॉर्मूला है ये स्फीयर के लिए एप्लीकेबल है, और होना ही चाहिए था ना, क्योंकि यहां पे हमने ये तो बोला नहीं है कि कंडक्टर का क्या शेप होगा, किसी भी शेप के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आप देखें स्फीयर के लिए ये फॉर्मूला आ भी रहा है, तो आपको फील आ रही होगी अब इस फॉर्मूले की। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, देखें क्या चीज है ये कंडक्टर है, उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं, तो इस एलिमेंट पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। सही है, तो ये जो एलिमेंट मैंने लिया है वो सरफेस पे गया बिल्कुल, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा। अब देखो बाकी ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या कर रहा होगा, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा? ध्यान दें, बिल्कुल कर रहा होगा। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको ऐसे इधर रिपेल कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको ऐसे कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा, रिपेल। यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो कुछ इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा होगा। यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको इधर, मतलब यहां पे जो एलिमेंटल पॉजिटिव चार्ज हमने लिया उसको इस बाकी सारे पॉजिटिव चार्ज से रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, रिपल्शन।
जिसके कारण इस पे एक नेट फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, इधर जाने के लिए एक नेट फोर्स इधर जाने के लिए लग रहा होगा, बाहर निकलने के लिए लग रहा होगा। तो इस पे एक प्रेशर होगा बाहर जाने का। यही जो प्रेशर है इस एलिमेंट पे बाहर जाने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसके सरफेस पे, जैसा कि होता है। यहां पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया, इस पे कुछ चार्ज है, ठीक है। तो ये जो बाकी चार्ज बचे इस कंडक्टर के सरफेस पे, उनका इस एलिमेंट की तरफ क्या रवैया होगा? ये जो चार्ज होंगे वो इस एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, क्या करेंगे? सोचिए आप। देखो क्या होगा, यहां पे जो चार्ज है वो इसको इधर रिपेल करेगा, इस एलिमेंट को। यहां पे जो चार्ज है वो इस एलिमेंट को इधर रिपेल करेगा। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है ना, वैसे जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो सब इस एलिमेंट को इधर इधर की तरफ रिपेल करेंगे, सही है। जिसके कारण इस एलिमेंट पे कुछ नेट फोर्स लगेगा इधर की तरफ। आप समझ रहे बड़ी बात? तो ये जो छोटा सा एलिमेंट उस पे फोर्स लग रहा होगा बाहर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो उस फोर्स को अगर हम इस एलिमेंट के एरिया से डिवाइड कर दें, एरिया से डिवाइड कर दें, तो जो चीज आती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और इसका फिजिकल मीनिंग आप समझ गए होंगे। जब इस पे इधर फोर्स लग रहा है तो इसमें प्रेशर है बाहर जाने का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, सही है। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने लिया है, अगर उसका एरिया हम डीए ले लें और यहां पे जो चार्ज है उसकी सरफेस डेंसिटी सिग्मा ले लें, तो इस पे जो नेट फोर्स इधर लग रहा है वो कैलकुलेट करने पे आ जाता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू डीए, इतना आ जाता है। इसको हम डिराइव नहीं कर रहे हैं यहां पे बिकॉज वो हमारे तक काम का नहीं है, बट इस इक्वेशन की आप फील ले सकते हो। तो ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर ये सिग्मा ज्यादा हुआ तो फोर्स भी ज्यादा होगा, सही है ये बात। क्योंकि ये सिग्मा अगर ज्यादा हुआ तो कूलम्स लॉसेस पर रिपल्शन फोर्स, कूलम्स लॉसेस पर रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा, तो फोर्स भी ज्यादा होगा। तो यहां से आप देखें, अगर हम इसको ऐसे लिखें, फोर्स डिवाइड बाई दिस एरिया, इस एरिया को हम इधर लिया है तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। और ये क्वांटिटी क्या होगी अब? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन। दिस इज यूजफुल फॉर्मूला विच यू शुड रिमेंबर। यहां पे एक और काम हम कर सकते हैं। हमने पढ़ा था कि कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लिख सकते हैं सिग्मा इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एप्सिलॉन, और सिग्मा की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो तो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर आएगा ई स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। तो ये आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए। मतलब दोनों फॉर्मूला एक्चुअली सेम ही है देखा जाए तो। लेट्स डू दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यहां पे कंडक्टिंग शेल है, उस पर क्यू अमाउंट का चार्ज है। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, ठीक है, इसको काट दिया, यहां से काट के अलग कर दिया, काट दिया। सपोज इसका एरिया डी है, इसको काट देंगे तो क्या होगा? अब ये मूव कर सकता है आराम से। तो ये जो बाकी चार्ज होंगे, इन्होंने चूड़ियां तो पहन नहीं रखी है, ये क्या करेंगे? ये सब इसको रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे, जिसके कारण ये इधर दूर जा सकता है, दूर चला जाए। तो इसको दूर जाने से रोकने के लिए हमने क्या किया कि सेंटर पे हमने एक नेगेटिव चार्ज रख दिया, क्यों नेगेटिव चार्ज। तो आपको यही बताना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज सो दैट द एलिमेंट रिमेन्स एट रेस्ट। ये बताना है आपको, इस चार्ज की वैल्यू क्या हो ताकि ये दूर नहीं भाग सके, ठीक। तो देखिए कैसे होगा ये रोकेगा कैसे इसको? क्लियरली ये जो है ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो इसको रोकने का बेसिक फंडा यही है कि जितना फोर्सेस को रिपेल किया जा रहा है उतने फोर्सेस को अट्रैक्ट भी किया जाए। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इस क्वेश्चन का कि रिपल्सन फोर्स एंड अट्रैक्शन फोर्स शुड बी सेम। तो ये जो रिपल्सन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है जरा देखें। तो उसका फॉर्मूला तो हमने निकाला ही कुछ देर पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण। तो उसको हम लिखेंगे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन इंटू डी, सही है। और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको कितना लिख सकते हैं? उसके लिए देखें आप, ये जो एलिमेंट है इस पे हम चार्ज लिख सकते हैं सिग्मा इंटू डी। अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा इंटू डी, ये इस पर चार्ज होगा, ये चार्ज है क्यू, तो दोनों के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कूलम्स लॉस आ जाएगा के क्यू सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। फिर आर इज दिस रेडियस, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी हो गया हो। अब देखो इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
तो विल गेट सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA शुड बी इक्वल्स टू k q सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर। यू कैन सी ये d और ये dA कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा एक सिग्मा स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो यहां से हमें बचेगा सिग्मा को क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, आप देखें सिग्मा को हम लिख सकते हैं इस क्यू के टर्म में, तो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। सही है ना, सिग्मा तो इतना होता ही है, चार्ज डिवाइड बाई एरिया, इसका एरिया कितना होगा आउटर एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे के को आप लिख लो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सही है, अब आप देखो इसमें बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 4 पाई कैंसिल हो गया। फ्रॉम हियर वी विल गेट दैट q शुड बी इक्वल टू q बाई 2। दैट्स इट, दैट इज आवर आंसर। मतलब ये जो चार्ज हम बीच में रखेंगे वो इसका आधा होना चाहिए। तो आप देखिए इसमें बहुत सारे वेरिएबल थे लेकिन फाइनली सब कट जाते हैं। तो फिजिक्स में ऐसा रूल ही होता है कि अगर आपको लगे कि कुछ चीजों की जरूरत है लेकिन वो दी भी नहीं है, जैसे आर का हमने यूज किया था, आप देखो तो आपको लगे यार इसका तो यूज आ रहा है लेकिन दिया नहीं है, तो आप उसको ले लो, बाद में वो जरूर कट जा रहा होगा। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज है वो हमने देखा है, अब देखेंगे व्हाट इज सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो आप देखो ये सिचुएशन कंसीडर करो, ये एक स्फीयर है जिसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव। क्या इस सिस्टम के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है? क्योंकि सही सिचुएशन आने पे ये सिस्टम बहुत काम कर सकता है। सपोज करो इन दोनों को हमने फ्री छोड़ दिया, तो इस पे इधर रिपल्शन फोर्स लगेगा और इस पे इधर रिपल्शन फोर्स लगेगा, ये इधर जाएगा कोई चीज रखी होगी उससे टकरा के तोड़फोड़ करेगा, ये इधर जाके तोड़फोड़ करेगा, तो ये वर्क कर सकता है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। क्यों बोलते हैं ऐसा इसको, मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहां पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वो इन दोनों के इंटरैक्शन के कारण, इसलिए बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। अब आप सोचो कि सिर्फ ये स्फीयर हमारे पास, ये पॉइंट चार्ज है ही नहीं, सिर्फ ये स्फीयर, क्या यहां पे कोई पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीज है? सोचो, पोटेंशियल एनर्जी होने का मतलब है कि सही सिचुएशन आने पे ये सिस्टम बहुत काम कर सकता है। क्या ऐसा है? क्या सही सिचुएशन आने पे ये काम कर सकता है? यस। सपोज करो आप इसको बीच से तोड़ देते हो, तो क्या होगा, ये दोनों हाफ्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस पे इधर रिपल्शन फोर्स लगेगा, इस पे इधर रिपल्शन फोर्स लगेगा, तो ये इधर जाएगा, इधर कोई चीज रखी होगी तो उसे टकरा के उसको तोड़ फोड़ देगा, वैसे ये इधर जाएगा और तोड़ फोड़ मचाएगा। तो ये काम कर सकता है। आप देखो अगर सही सिचुएशन हमें राइज कराएं, इसको बीच से तोड़ दें फॉर एग्जाम्पल, तो सही सिचुएशन आ जाएगी, ये इधर जाके तोड़फोड़ कर सकता है, ये इधर जाके तोड़फोड़ करेगा। यानी इस सिंगल स्फीयर के पास भी पोटेंशियल एनर्जी है, इस सिंगल स्फीयर के पास भी। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको बोलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं आप समझ होंगे, क्योंकि वो सिर्फ इस स्फीयर के ही कारण है। या मतलब सोच सकते हैं कि यहां पे जो इंटरैक्शन हो रहा है, इंटरैक्शन वो स्फीयर के ही दो पार्ट्स के बीच में हो रहा है, अपने ही पार्ट्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, जिस कारण पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसको सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है। देखो यहां पे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालने का जो बेसिक इक्वेशन है वो वही होता है जो पहले हमने यूज किया है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय मैन इन स्लोली असेंबलिंग द सिस्टम, इन स्लोली असेंबलिंग द सिस्टम फ्रॉम इन्फिनिटी। ये फॉर्मूला हम पहले यूज करते हैं, वही यहां पे भी यूज होता है। जैसे खासकर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आप याद करो कि ये क्वेश्चन हमने इस टाइप का कुछ किया है पहले, कि हमारे पास ऐसे 4 चार्जेस हैं फॉर एग्जांपल, से 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, ठीक, सबके बीच का डिस्टेंसेस दिया हुआ है। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन हमने किया है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम मानते हैं कि कुछ नहीं है हमारे पास, सब कुछ इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से एक एक करके सबको लाके आते हैं। तो सपोज सबसे पहले 2 को लेके आया इन्फिनिटी से 2 कूलम चार्ज को लेके, तो उसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता है क्योंकि अभी कोई चार्ज है ही नहीं जो इसको रिपेल या अट्रैक्ट करे। फिर हम 3 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, 3 कूलम चार्ज को, इसको लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो निकालते हैं। फिर से 5 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, 5 कूलम चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं, उसको लाने में जो वर्क होता है वो कैलकुलेट करते हैं। फिर 4 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आते हैं, और उसको लाने में जो वर्क लगता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबको इन्फिनिटी से लेके आते हैं, यानी सिस्टम को इन्फिनिटी से असेंबल करते हैं, और जो टोटल वर्क डन आता है यहां पे, टोटल वर्क डन बाय मैन, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। ऐसा हमने किया है। तो बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट यूज होता है सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी को भी कैलकुलेट करने के लिए। एक एग्जांपल करते हैं हम, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस r है और उसके आउटर सरफेस पे q चार्ज है, इसका सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। देखो हम क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे जो इस क्वेश्चन में एक्चुअली किया गया था, कि इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हम निकाला था।
तो हम एक एक करके चार्ज लेके आते हैं और वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। कुछ ऐसा ही काम करेंगे। देखो आप, तो पहले हम मान लेंगे कि हमारे पास हॉलो स्फीयर है और उस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इन्फिनिटी से थोड़ा थोड़ा करके हम चार्ज लेके आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके चार्ज लेके आ रहे हैं। तो सपोज करो हम डीक्यू अमाउंट का चार्ज शुरू में लेके आते हैं, डीक्यू अमाउंट का चार्ज इन्फिनिटी से। तो ये डीक्यू अमाउंट का चार्ज लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? सोचो, क्योंकि अभी इस पर कोई चार्ज है ही नहीं। तो जब हम ये चार्ज लेके आ रहे होंगे डीक्यू, तो कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। ये डीक्यू चार्ज लेके आने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम डीक्यू चार्ज लेके आ गए, तब इस पे डीक्यू चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा डीक्यू चार्ज इन्फिनिटी से लेके आते हैं, दूसरा डीक्यू चार्ज। अब एक बार डीक्यू लेके आया तो डीक्यू चार्ज इस पे आ गया, स्फीयर पे। ठीक, अब दूसरा डीक्यू चार्ज लेके आ, क्या इसको लाने में वर्क करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले से डीक्यू चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा। तो हम जब इसको लेके आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा और हमारे पास टोटल चार्ज इस पे 2 डीक्यू हो जाएगा। अब डीक्यू चार्ज और लेके आ रहे हैं, अब और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा चार्ज स्फीयर पे तो ज्यादा रिपल्शन होगा। ठीक, तो ऐसे ही करते करते हम डीक्यू चार्ज लेके आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चार्ज लेके आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा चार्ज लेके आएंगे हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वही जो हमारा टोटल वर्क डन होगा, दैट विल बी इक्वल टू सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो कैसे निकालेंगे उसको? आप देखें, जब ये चार्ज लाने का प्रोसेस चल रहा है तो आप बीच में किसी टाइम पहुंच जाओ, बीच में किसी टाइम, जब ये चार्ज लाने का प्रोसेस चल रहा है तो बीच में आप किसी टाइम पहुंच जाओगे तो इस पे अच्छा खासा चार्ज एक्यूमुलेट हो गया होगा, से क्यू अमाउंट का चार्ज एक्यूमुलेट हो गया होगा। ठीक, ये क्यू जो है वो कैपिटल क्यू से कम होगा। ठीक, अभी चार्ज लाने का प्रोसेस चल रहा है तो इस पे क्यू चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब आप सोचो कि हम डीक्यू चार्ज इन्फिनिटी से लेके आते हैं, डीक्यू चार्ज। इस डीक्यू चार्ज को लाने में, सिर्फ इस डीक्यू चार्ज को लाने में एक छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा चार्ज ला रहे हैं। वो छोटा सा वर्क डन कितना होगा? देखो, उसको मैं लिखूंगा v इंटू डीक्यू। v इंटू डीक्यू, व्हाट इज v? v इज पोटेंशियल। तो कैसे लिखा मैंने ये? देखो, v इज पोटेंशियल, इसका मतलब क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम चार्ज। तो अगर हम 1 कूलम का चार्ज लेके आएंगे, 1 कूलम का चार्ज, तो v अमाउंट का वर्क करना पड़ेगा। 1 कूलम का चार्ज लेके आएंगे तो v अमाउंट का वर्क करना पड़ेगा। तो अगर डीक्यू चार्ज लेके आ रहे हैं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? v इंटू डीक्यू। सही है? तो इस छोटे चार्ज को लाने में जो छोटा सा वर्क डन होगा, दैट इज v इंटू डीक्यू। इस स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा वो तुम्हें पता है, दैट इज के क्यू बाई आर। आर उसका रेडियस, क्यू उस पे चार्ज, इंटू डी क्यू। ये डी डब्ल्यू आया, छोटा सा वर्क। टोटल वर्क निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेट, के क्यू बाई आर डी क्यू। तो यहां से देखो, के और आर तो कांस्टेंट है, क्यू जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि जैसे हम चार्ज लाएंगे ये क्यू चेंज होता जाएगा। बिल्कुल शुरू में क्यू 0 था और फाइनली क्यू कैपिटल क्यू होगा। तो यहां से हमारे पास आएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2r। तो व्हाट इज दिस क्वांटिटी? This is total work done by man in assembling this much of charge. तो यही हमारा जाएगा सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी वर्क डन बाय मैन इन असेंबलिंग, एंड दैट इज के क्यू बाई 2r। इस फॉर्मूले को लोग याद भी कर लेते हैं, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो कि एक हॉलो स्फीयर के लिए सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो के क्यू स्क्वायर बाई 2r के बराबर होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन करें, ये एक हॉलो स्फीयर है, उस पे चार्ज क्यू है, रेडियस आर। ये भी हॉलो स्फीयर है, उस पे चार्ज क्यू, रेडियस आर। ये दोनों स्मॉल आर डिस्टेंस पे है। इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कैसे बताएंगे आप? सोचें जरा। देखो, एक तो ये जो स्फीयर है इसकी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, सिर्फ इस हॉलो स्फीयर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी? हाफ के क्यू बाई आर। सही, हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वो भी इतनी होगी, दैट विल बी हाफ के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो ये दोनों सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का टर्म हो गया। सेल्फ, इस स्फीयर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, इस स्फीयर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब देखो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन भी हो रहा होगा, तो इनकी इंटरेक्शन की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनकी इंटरेक्शन की वो कितनी होगी? दैट विल बी के क्यू क्यू बाई आर। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन। सही है? दिस इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप समझ रहे होंगे लॉजिक? इसकी अपनी एक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है, ये इसकी अपनी एक सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है, और इन दोनों के इंटरेक्शन की पोटेंशियल एनर्जी है वो ये। सबको ऐड कर दिया तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है तो उनके साथ भी शेयर करें।